Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing great. So welcome back again in the session number 10. सी आज मेरे को बिना थंबनेल के आना पड़ा, आज भी मैं बहुत जल्दी जल्दी में आया हूँ बट काफी टाइम बाद आया हूँ। आज ये हमारे सेशन नंबर 10 की जो वीडियो है काफी टाइम बाद आ रही है बिकॉज बीच में ना काफी बिजी हो गया था ऑफलाइन बैचेस में। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन ऑफलाइन बैचेस को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ रहा था कि किसी बच्चे की मतलब टाइमिंग वगैरह शिफ्ट करनी पड़ रही थी। तो अब वो सब करके ऑफलाइन बैचेस सारे सेट करके अब हम लोग पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं। तो अब आप लोगों की रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस भी आया करेगी, ठीक है। और ये जैसे ही 15 डेज की हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद में प्रॉपर 9 और 10 के जो चैप्टर है मैथ्स और साइंस के और बाकी फिर जो 11 12 के भी जो भी हमारे चैप्टर्स होंगे वो हम सारे करेंगे, ठीक है। 9 से लेकर 12 तक का तो हमने करना ही है। तो अभी फिलहाल हम ये 15 डेज की सीरीज खत्म करते हैं। 10 सेशन है, जल्दी में मतलब नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा एक एक दिन में दो दो सेशन लगाया करूंगा मैं। तो ये 15 डेज की सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम जस्ट अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जो कि हमारे मतलब पर्टिकुलर प्रॉपर चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के टेस्ट वगैरह भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी, सब कुछ होगा अच्छे से, ठीक है। तो सब कुछ प्लान्ड है और बाकी आप लोगों को और भी टीचर सब देखने को मिल जाएंगे मेरे अलावा भी। बहुत दिन हो गए मेरे को देखते हुए ना, तो अब इस चैनल पे और भी टीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो जरा क्या है, फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, थर्ड तो हो गया शायद, फोर्थ देख लेना क्योंकि फिजिक्स में 11th क्लास में काफी बुक्स में चैप्टर नंबर ये 3 है, काफी बुक्स में चैप्टर नंबर 4 है। तो क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सी न्यूटन्स के लॉ तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं 10th में भी, है ना। 10th क्लास में भी आप लोगों ने न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं। और 10th क्लास में आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? देखो ये क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट कांट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इट स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जैसे मैं अभी यहाँ स्टिल खड़ा हूँ, ये मेरा क्या है, रेस्ट पोजीशन है। अब मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है, मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है। स्टेट ऑफ रेस्ट तो आप लोगों को पता ही लगे क्या है। तो ये क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच इट कांट चेंज इट्स स्टेट। की अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहना पसंद करूंगा, और अगर मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में ही रहना पसंद करूंगा। तो जो ये मेरी प्रॉपर्टी है ना कि मैं अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। या अभी कैमरा एक स्टिल है, ये जो कैमरा ये स्टिल है, अब ये रेस्ट पोजिशन में, अब ये थोड़ी चाहता है कि आके कोई से हिलाए, या आप लोग अभी कहीं बैठे हो, आप लोग ये थोड़ी चाहते हो कि मेरे को यहाँ से उठा के कहीं और ले जाए, या यहाँ से उठा के कोई कहीं और पटक दे, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हमारी मतलब जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो क्या है, रेस्ट में रहना चाहती है ना। अब ये स्क्रीन यहाँ पे है, अब ऐसा थोड़ी कि स्क्रीन चाहते कि मैं चलो एक बार घूम के आ जाती हूँ, थोड़ा है वृंदावन वगैरह घूम जाती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये स्क्रीन यहाँ लगे तो यहीं रहेगी। तो ठीक है, ये होता है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया दोबारा से सुन लो क्योंकि इनर्शिया बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनर्शिया क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी बाय विच इट कांट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें मैं मूव कर रहा हूं, ये मेरा है क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। तो मैं इसमें क्या चाहूंगा कि मैं स्टेट ऑफ मोशन में हूं तो मैं मोशन ही करता रहूं, मैं रुकू ना। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बीच बीच में स्टॉप भी करता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्टॉप भी ना करूं, कंटिन्यू बोलते ही रहूं, बट वैसे तो ये कोई स्ट्रेट ना हो गया, छोड़े फालतू एग्जांपल हो गया ना, ये नहीं छोड़ते, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता लग गया ना कि अगर जैसे देखो एक बॉक्स में, अब चलो बॉक्स में बना देते हैं। मैंने बोला कि एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये मैं कोई ऐसा थोड़ी है कि बिना फोर्स लगाए मैं इसे हिला सकता हूं। बिना फोर्स लगाए मैं इस बॉक्स को नहीं हिला सकता, है ना। बिना फोर्स अप्लाई किए मैं इसे कहीं भी नहीं हिला सकता, ठीक है। अब ये पेन है, ये पेन मैं अगर यहाँ पे रख दूं कि मतलब ये स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो जरूरी थोड़ी है कि अच्छा, जरूरी क्या, अगर मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाइड ही नहीं करूंगा तो ये अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं करना चाहेगा, अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं करना चाहेगा। तो ये होता है हमारा इनर्शिया, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इस चैप्टर में क्या है। नेक्स्ट आता है फोर्स। आप लोगों ने 10th तक भी यही डेफिनेशन पढ़ी कि फोर्स क्या होता है, ये होता है सिर्फ पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। बट अब आप लोग बड़े हो चुके हो, आप लोग क्या हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, 10th में आ चुके हो। इसमें जो आप लोग लॉज भी पढ़ते हो ना 10th में, वो भी एक आधा गलत होता है। गलत तो नहीं होता खैर, बट उसमें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन ज्यादा बढ़ जाती है, वो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज, ये देखो विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो भी हमने पढ़ा इनर्शिया के बारे में कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो फोर्स क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी, जब मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ना, तो क्या चेंज हो जाए, वो अपना स्टेट चेंज कर लेगी। अगर वो रेस्ट में है तो क्या हो जाए, अपना मतलब रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, मोशन में तो रेस्ट में आ जाए, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ले। देखो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन,
या फिर अगर कोई क्या चेंज कर ले, साइज साइज चेंज हो जाए या शेप चेंज हो जाए। जैसे कि आप लोग देखो, ये प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं, है ना, ये क्या है यहाँ पे, ये भी हमारा मतलब किसी ट्रॉली में इन्होंने कुछ स्टोन्स रखे हुए, ट्रॉली में क्या रखे हुए, स्टोन्स रखे हुए। तो ये क्या कर रहा है, अच्छा ये कौन सी फोर्स है इस तरफ, ये जो ये बच्चा लगा रहा है ब्लू वाला, ये कौन सी फोर्स है, पुश है या पुल है, ये कौन सी फोर्स है, ये होती है हमारी पुल, ये क्या है पुल। और ये क्या कर रहा है, ये भी इधर की तरफ इसे फोर्स लगा रहा है, ये बट ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है पुश। ठीक है, कितने बच्चों को इसमें भी डिफरेंस। अच्छा कितनी बार पता है ऐसा होता है कि जब आप लोग कहीं शॉप में जाओ जिसमें ना मतलब मिरर वाले वो लगे होते हैं ना, वो क्या नाम है, दरवाजे लगे होते हैं मिरर वाले, ट्रांसपेरेंट। या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि एटीएम में भी जाते हैं, अब कितने ऐसे, अब इन्हें क्या बोलते हैं, समझ बोल लो या कुछ भी बोल लो, उस पर साफ साफ लिखा होता है पुल, वो उसे पुश कर देता है। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा कितनी बार हुआ कि मैं जल्दी जल्दी में एटीएम में गया हूँ, एटीएम में लिखा हुआ है वहां पुल, की मेरे को अपना दरवाजा जो है बाहर की तरफ खींचना, बट मैं उसे अंदर की तरफ कर देता हूँ। तो ये मतलब नॉर्मल सी चीज है, ये हर कोई करता है, ठीक है, इतना कोई ध्यान नहीं देता। बट एक्चुअल मीनिंग इसका ये है, जहां पे पुल लिखा है मतलब अपनी तरफ खींचो, पुश लिखा है मतलब धक्का दो, ठीक है। तो ये पुश और पुल तो आप लोग 10 से पढ़ते आ रहे हो, बट इसमें नई चीज क्या है, देखो ये क्या करता है, चेंज करता है, चेंजेस और ट्राई टू चेंज, या तो चेंज करेगा या फिर क्या करेगा, ट्राई करेगा चेंज करने का, क्या, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को, साइज को, शेप ऑफ अ बॉडी, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब देखो इसकी ऐसा यूनिट जब मैंने फिजिक्स का फर्स्ट सेशन लिया था तभी बताई थी, और मैंने ये भी बताया था कि इसकी जो ऐसा यूनिट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बहुत काम आएगी, MLT-2, ठीक है। और ये MLT-2 क्या है, अगर कोई ये फर्स्ट सेशन देख रहा है तो हम हमारा फिजिक्स का फर्स्ट सेशन देखना, उसमें जिसमें मैंने आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था MLT वगैरह क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर सेशन देखना, उसमें सब कुछ है इसके बारे में, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन के लॉस क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं लॉस, कहां से आए हैं, क्या होते हैं, देखते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट, क्या बोल रहा है, बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब जैसे देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, अब अगर कोई मेरे को पीछे से आके फोर्स लगाएगा, मेरी बॉडी किसमें, रेस्ट में, अब पीछे से आके मेरे को किसी ने फोर्स लगाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं मूव करूंगा, मतलब मेरी बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, वो रेस्ट में रहना चाहती थी, बट एक एक्सटर्नल फोर्स मेरे ऊपर अप्लाइड हुई, जिसने मेरे को क्या किया, जिसने मेरे को फोर्स किया कि मैं क्या करूं, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करूं और किस में आ जाऊं, स्टेट ऑफ मोशन में आ जाऊं, ठीक है। तो इसका जस्ट इतना सा मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दो, अपना रेस्ट, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करके स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी। कोई बॉडी मोशन में, जैसे कि कार है, कोई कार चल रही है, उसमें ब्रेक अप्लाइड किए, अभी कार किस में, मोशन में, ब्रेक अप्लाइड करने के बाद क्या हो जाता है, कार किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो एक्सटर्नल फोर्स जब तक किसी चीज पे अप्लाइड ना की जाए वो अपनी क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करती, ठीक है। तो जब तक किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होती वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करती। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ न्यूटन का। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इस लॉ को हम इनर्शिया का लॉ भी बोलते हैं। अभी हम लोगों ने इनर्शिया भी पढ़ा, उसमें भी हमने सेम चीजें ही पढ़ी थी, तो आप लोग इसे क्या कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसे एग्जांपल देख लो, when a carpet or a blanket is beaten with a stick then the dust particles separate out from it, के मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि हम ना कोई कारपेट है वो काफी टाइम से घर में था, अब उसे हम क्या कर रहे हैं, बाहर ले जाके स्टिक से उस पर बीट कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में थे पहले, बट जब मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करी, स्टिक से उसे फोर्स मतलब मारा, तो क्या हुआ, उसमें फोर्स अप्लाइड होने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होने के बाद वो जो डस्ट पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट में थे वो किस में आ जाएंगे, स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएंगे, अपना स्टेट चेंज कर लेंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इफ अ मूविंग व्हीकल सडनली स्टॉप्स द पैसेंजर देन द पैसेंजर्स इनसाइड द व्हीकल बेंड आउटवर्ड। अब देखो ये क्या कह रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखो कितनी बार आप लोग बस में, जैसे अगर कोई गए होंगे सारे ऑलमोस्ट, कि आप बस में बैठे हो, अब ड्राइवर ने क्या किया, सडनली मतलब हमारी बॉडी अभी रेस्ट में है, बट कि सामने, चलो ये सामने वाले के लिए नहीं, वो आगे जब आगे जाके आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। तो क्या हुआ है, जब हम अभी बस में बैठे हैं, हमारी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है और क्या चल रही है, बस चल रही है, ठीक है। ड्राइवर ने क्या किया, एकदम से सडनली क्या किया, ब्रेक अप्लाइड किया, ब्रेक अप्लाइड करने पर
हमारी क्या मतलब हमारी जो बस थी वो एकदम से क्या हो गई, रुक गई होगी, बट मेरी बॉडी पे क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगी। जैसे ही बस रुकेगी तो मेरी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगी, जिसकी वजह से मैं आगे को हो जाऊंगा। मतलब मैं जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ, बैठा हूँ, अब एकदम से किसी ने ब्रेक अप्लाई की तो ऑब्वियसली बात है कि मैं आगे की तरफ आउटवर्ड बेंड कर जाऊंगा, है ना। तो यही होता है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं कितनी बार। बट अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है न्यूटन के जो 3 लॉज होते हैं, जो न्यूटन के 3 लॉ है ना। फर्स्ट, ये सेकंड लॉ है, इसके बाद एक और थर्ड आएगा। तो जो फर्स्ट और थर्ड लॉ है ना, वो सेकंड लॉ से ही आया है। और आप लोग 10th में जो चीजें पढ़ते हो, P इज इक्वल्स टू एम वी, है ना, मोमेंटम का ही फॉर्मूला आता है, P इज इक्वल्स टू एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसमें आप दो देखना कि क्या चेंज होता है। ये है असली चेंज जो मैं बोल रहा था कि आप लोगों ने 10th में गलत पढ़ा है। गलत नहीं पढ़ा, बट ये थोड़ा सा अपर लेवल का है। अब देखो जरा क्या है। सेकेंड लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखो जरा ये क्या कह रहा है। हमें पता है कि हम लोगों ने 10th में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने 10th में पढ़ा है P इज इक्वल्स टू एम वी। P is equals to mv, ये हमारा होता था मोमेंटम का फॉर्मूला, विच इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। बट ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, जब भी हम इसे करते हैं ना dp बाई dt, क्या करते हैं इसे, dp बाई dt। अच्छा, ये dp बाई dt कुछ नहीं है, मतलब जहां भी ये लगता है ना d बाई dt, ये होता है डिफरेंशिएशन। ये आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, 11th में आप लोग आए हो, जब आप लोग मैथ्स स्टार्ट करोगे ना तो उसमें सीखोगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। फिजिक्स में भी बेसिक सी चीजें आती है, इंटीग्रेशन भी आता है, डिफरेंशिएशन भी आता है, क्वेश्चन में आप लोग देखोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि टाइम के साथ वो बॉडी है, वो जो भी हमारा मतलब चीज है, वो किस तरीके से चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो ये क्या हो रहा है, dp बाई dt विच इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, जो कि फोर्स अप्लाइड की जा रही है। अब ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है भाई इस पॉइंट पे। क्या बोल रहा है, फोर्स जो अप्लाइड की जाती है, अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। की मतलब इसमें जो भी हमारी फोर्स अप्लाइड हो रही है, और फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन जो भी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में मेरी फोर्स लग रही है, उसी डायरेक्शन में मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को इसमें एग्जांपल दे दूं, इट इज इजियर फॉर अ स्ट्रॉन्ग एडल्ट टू पुश अ फुल शॉपिंग कार्ट। के मतलब आप लोग मार्केट में गए, आप सोचो कि कोई ना, मतलब आप हो, आप अब थोड़े से बड़े हो गए, और मैंने बोला कि आपके साथ कोई 3 साल का बच्चा है, 3 साल ज्यादा कम हो गया ज्यादा, तो आप लोग एक काम करो, 5 साल का बच्चा, तो आप लोग, आप हो और आपके साथ एक 5 साल का बच्चा है। अब आप लोगों ने क्या किया, वहां पे कार्ट लिया, मतलब वो शॉपिंग का एक कार्ट होता है जिसमें आप लोग क्या रखते हो, जो भी आप शॉपिंग करते हो वो रखा। ठीक है, अब वो सोचो कि वो ना बहुत फिल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा फिल हो गया। अब आप उसे पुश कर सकते हो या पुल भी कर सकते हो, कोई भी फोर्स अप्लाई कर सकते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट क्या वो 5 साल का बच्चा उस पर उतनी फोर्स लगा सकता है कि वो उसे आगे तक ले जा सके? पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, है ना। तो एक हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, पर्टिकुलर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाइड करने का भी तरीका होता है कि उस पर हम किस तरीके की फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, कितनी फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, कितनी फोर्स अप्लाइड की जा रही है। अब जैसे कि ये स्क्रीन है, अब मैं इसे धक्का दूंगा, ऐसा तो नहीं है कि पिचक जाएगी। अब इस पे, और अब मैं क्या करूं, हथौड़ा लेके आऊं, हथौड़ा लेके इस पे मारूं मोमेंटम के साथ, मतलब मोमेंटम तो छोड़े बताओ, हथौड़ा लेके मारूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी, है ना, फोर्स बढ़ जाएगी। तो ये टूट भी सकती है, खैर तोड़ना नहीं है, तोड़ने वोड़ने की बातें ना करो अभी। ठीक है, तो ये था हमारा, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि हमारे ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लग रही है। ये होता है हमारा क्या, कितनी, अब हमारे ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है, ये डिपेंड करता है किस पे, हमारे मोमेंटम पे या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे। अब देखो जरा फॉर्मूला में एक बार ड्राइव कर देता हूं आप लोगों के लिए। क्या था, आप लोगों ने 10 पे पढ़ा है, P इज इक्वल्स टू क्या, mv। ठीक है, P इज इक्वल्स टू mv। यहाँ पे क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब ये हो जाता है dp बाई dt, dp बाई dt। अब देखना जरा, मास तो हमारा क्या होता है, मास हमारी कैसी क्वांटिटी है, मास होती है, या चलो अभी बताते रहो, इसे भी मैंने लिख दिया d बाई dt, mv लिख दिया मैंने। ठीक है, बट मास होती है कांस्टेंट, मास चेंज नहीं हो सकता, है ना भाई। किसी बॉडी का कोई मास है, पर्टिकुलर मास है, तो मास कहीं भी चेंज नहीं हो सकता, मास कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dp बाई dt इज इक्वल्स टू, मास बाहर आ गया तो ये हो जाएगा dp बाई dt। अच्छा, अब जिसने मेरे पहले के सेशन देखे उसे पता होगा dv बाई dt क्या होता है। dv बाई dt एक्सेलरेशन, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो भी आप बोलते हो,
और dv बाई dt जो है एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन भी यही होता है, क्या होता है ये, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो एक्सेलरेशन ही क्या होता है, dv बाई dt। ये क्या होता है, dv बाई dt। अब देखो जरा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि dp बाई dt विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है भाई फोर्स। तो dp बाई dt क्या आ गया, फोर्स आ गया। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की ही डायरेक्शन में हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहता है। और यही हमने पीछे देखा, अभी पीछे भी हमने क्या देखा है ना, यही तो था। एक सेकंड, कहां गया, ये रहा। मैंने अभी यही पढ़ाया था, देखो आप लोगों को, बस इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी ऐड कर दो। वेक्टर भी आप लोगों को बताया था मैंने, लास्ट सेशन में ही था वेक्टर तो शायद फिजिक्स से। ठीक है, तो देखो यही कह रहे हैं। अभी आप लोगों को ड्राइव भी बता दी मैंने, ड्राइव करके भी। तो आप लोगों ने नॉर्मल सा फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल्स टू mv, और उसी से मैंने आप लोगों को ड्राइव करके दिखा दी कि क्या होता है। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लो। इट इज इजियर फॉर अ पर्सन टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो यही वही सेम है कि अगर मैं क्या करूं कि मैं मतलब शॉपिंग करने के लिए गया हूं, अब वो कार्ट अभी खाली है, तो मेरे को बहुत ही नॉर्मल सी फोर्स लगानी पड़ेगी उसे हिलाने के लिए, मतलब उसकी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए। ठीक है, बट इसमें क्या कह रहा है कि अगर मैं वो फुल हो जाएगा तो मेरे को ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, खाली है तो कम फोर्स में चला जाएगा। दिस इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कैसा है, कि वो जो कार्ट है उसका अभी कितना भी मास है, मान लो कि एक्स मास है, एक्स मास है कार्ट का, तो मेरे को कितनी वाई फोर्स लगाने पे एक्स मास का जो कार्ट है वो मूव कर रहा है। बट अब जब उसमें ऑब्जेक्ट और ज्यादा मतलब शॉपिंग करके जब मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स और रखूंगा तो एक्स प्लस समथिंग हो जाएगा, मतलब एक्स का जो है मास बढ़ जाएगा, तो मेरे को वाई में भी कुछ प्लस करना पड़ेगा, वाई का भी मतलब फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके वो क्या होगा, कार्ट में पुल या पुश कर पाऊंगा, मतलब जो भी उस पर फोर्स अप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है 11th क्लास के लिए। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ना भाई, इसे दोबारा से रिकॉल करना। हमारी स्लाइड चेंज हो गई शायद, नहीं सही है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ तो सबको पता है ना। देखो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। किस पे कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे जो हर टीचर देते हैं कि, चलो नहीं वो छोड़ो, बेकार है। अब देखो जरा, स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्विमिंग जो है थर्ड लॉ की वजह से पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि देखो मैं स्विमिंग करने पानी के अंदर गया, अब मैं ऐसे तो है नहीं कि मैं जाके अपने हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा तो भी मैं उस पर तैरता रहूंगा, हाथ पैर हिलाने के मेरे को ऐसे ये चीजें तो करनी पड़ेगी ना। जो क्या करता है, मैं क्या कर रहा हूँ, पानी पे एक ना एक्शन कर रहा हूँ, तो पानी मेरे को क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि मैं आगे चल पा रहा हूँ। या इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोग चल रहे हो, मैं चल कैसे रहा हूँ भाई, मैं चल रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, और पीछे भी एक आप लोग आगे जाके फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स आप लोगों ने पढ़ी होगी कि मैं जब चलता हूं तो मैं आगे कोई फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, तो पीछे जो जमीन है, जमीन में मेरे पैरों के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड करती है पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, कि मतलब जैसे मैं आगे चल रहा हूं तो पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी और देखो इसके एग्जांपल, जंपिंग ऑफ अ मैन फ्रॉम अ बोट ऑन टू द बैंक ऑफ अ रिवर, कि एक मैन है जो जिसने क्या किया है, वो उस पे बोट पे है, बोट से वो क्या किया, उसने जंप किया है रिवर में। ये बड़ा वियर्ड से एग्जांपल है ना, बट कोई नहीं एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा, पुलिंग ऑफ अ कार्ट बाय अ हॉर्स, हॉर्स के थ्रू मतलब वो पुल होता है कार्ट, जो भी मैंने अपना एग्जांपल बताया वही सेम एज एग्जांपल्स है। ठीक है, बाकी आप लोग ना इसमें ये चीज देखो जरा, इसमें ये है इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को नहीं पता। जैसे इसमें बोला है F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, इसके थ्रू समझा दो चलो। अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, किसकी वजह से, टू की वजह से वन पे जो फोर्स लग रही है। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि ये ना एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है। अब यहां पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन खड़ा हुआ, अब इसने इस पे फोर्स लगाई, तो क्या आपको पता है, अच्छा चलो बॉक्स वाले एग्जांपल हटाओ, इससे बड़े एग्जांपल देते हैं चलो कुछ। ओफो, सारे हट गए, तो ये तो सारा ही हट गया था। अब मैंने बोला कि ये ना यहाँ पे कोई ए पर्सन है, या ए नहीं, 1 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैंने बोला यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे कोई है सेकंड,
ठीक है, अब किसी भी मतलब ये तो मैंने काफी ज्यादा दूर दिखा दिया। अब सोचना कि यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मेरे सामने कोई और खड़ा है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इस पे फोर्स लगाई, यही से मतलब मान लो धक्का क्यों दूंगा मैं, कुछ भी फोर्स, कोई भी काम कर रहा हूं मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, फोर्स लगाई, तो ये क्या है अभी, अच्छा इसकी बात होगी ना, यहाँ पे देखो फोर्स किस पे लगी है, 2 पे लगी है, लगाई किसने, 1 पे, तो ये हो जाता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब उस सेकंड पर्सन ने मेरे पे फोर्स लगाई, सेकंड पर्सन ने क्या किया, मेरे पे फोर्स लगाई, फोर्स किस पे लगी है, 1 पे लगी है, किसकी वजह से लगी है, 2 की वजह से। तो ये होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू 1, ये होता है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो स्पंज वाली बॉल आती है, स्पंज वाली बॉल, है ना। अब मैं क्या करता हूं, उस पर फोर्स लगा दी, मतलब मैंने उसे क्या किया, पिचकाया थोड़ा सा, फिर उसका क्या होता है, उसकी बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वापस अपनी शेप रिगेन कर लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, मैंने एक्शन किया, वो रिएक्शन हुआ तो वापस अपनी शेप चेंज कर ली, फिर मैंने एक्शन किया, वापस से उसने अपनी शेप रिगेन कर ली। तो क्या होता है, ये एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि अब चलो एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि एक टीचर है, अब किसी टीचर ने एक स्टूडेंट के किसी गलती पे चाटा मार दिया, अब मैंने ना किसी के चाटा मार दिया, तो चाटा मारने पे ऐसा थोड़ी कि सिर्फ उस सामने वाले को दर्द होगा, मतलब जिस भी पर्टिकुलर इंसान के चाटा मारा है उसके गाल पे दर्द नहीं होगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो मेरे हाथ पे भी होगा, उसका जो रिएक्शन होगा मेरे हाथ पे भी होगा, जितनी तेज मैं चाटा मारूंगा उतनी तेज मेरे हाथ पे भी लगेगी। यही होता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कि जो मेरा एक्शन है उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मेरे को भी मिलेगा। ये वैसे इसे अगर हिंदी में बात करूँ तो इसे कर्म भी बोलते हैं, कि तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा मिलेगा ना। ये तो आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा। तो यही है जस्ट न्यूटन के थर्ड लॉ भी। ठीक है, बाकी ये देखो, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं उसे, रियल लॉ ऑफ मोशन। कौन सा होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इट। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट और जो थर्ड लॉ है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं किससे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, वो ऑब्टेन हो सकता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी। तो ये सब था आज के सेशन में। नॉर्मल से हमने 3 लॉज पढ़े, इनर्शिया के बारे में पढ़ा, बट इंपॉर्टेंटली सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, आज के सेशन में फिर इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे अब ये सेशन, जैसे ही हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी फिर नॉर्मल सेशन चलेंगे, पर्टिकुलर चैप्टर के सेशन चलेंगे, पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज चलेगी, डीपीपीज मिलेगी। और अच्छा, डीपीपीज मिलेगी इससे याद आया कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई जल्दी जल्दी। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक पे भी हमारा पेज बना हुआ है, तो वो सारी चीजें ज्वाइन कर लो। जिसमें अच्छा, टेलीग्राम तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले ही मैं व्हाट्सएप पे चीजें आती है, फिर उसके बाद टेलीग्राम पे आते हैं। और व्हाट्सएप पे मेरे अपकमिंग सेशंस के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा, जो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना इन सबके पीडीएफ के लिए। और उस पे जब हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, नॉर्मल सेशन, पर्टिकुलर चैप्टर्स, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों को डीपीपीज मिलेंगी, होमवर्क क्वेश्चन सारे मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टाइप के, और बहुत अच्छे अच्छे छाट छाट के आप लोगों के लिए मटेरियल आया हुआ है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो, देर मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी से सीरीज कंप्लीट करके हम अपनी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स की। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।